मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। बाल मनोविज्ञान के कुछ विविध प्रश्नों के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी के सामने। आइए सेशंस की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है? आपके ऑप्शन में दिया है वाइगोत्स्की, कोहलर, जीन पियाजे या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी उत्तर करें कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की ने। इनके सिद्धांत का अन्य नाम भी है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचनावाद या निर्मितवाद का सिद्धांत। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलर आपका उत्तर नहीं होगा। देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो है जीन पियाजे ने दिया है। देखिए, आपकी परीक्षा में वाइगोत्स्की, कोहलर, जीन पियाजे, थार्नडाइक, स्किनर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इनसे कोई प्रश्न न बने आपके एग्जाम में। चलिए आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, सामाजिक संरचना या निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया है? इसकी चर्चा अभी हमने की, आपको बताना है कोहलर ने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा, पियाजे या फिर वाइगोत्स्की। चलिए, सामाजिक संरचनावाद या निर्मितवाद का सिद्धांत जो है किसने दिया है? चलिए, सामाजिक संरचना या निर्मितवाद का सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहां हुआ था? ऑप्शन में दिया है अमेरिका में 1961 में, ब्रिटेन में 1969 में, फ्रांस में 1972 में या फिर इटली में 1955 में। चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो 1961 के आसपास अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कीथ एचिसन और प्रोफेसर बुश के प्रयासों से शुरुआत हुई सूक्ष्म शिक्षण की। हालांकि बाद में नाम जुड़ा इसमें डब्ल्यू एलन का, जो कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक भी माने जाते हैं। चलिए, पूछ रहा था सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहां हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका में 1961 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण हेतु कितना समय निश्चित रहता है? ऑप्शन ए में दिया है 5 मिनट, बी में दिया है 10 मिनट, सी में दिया है 15 मिनट और डी में दिया है 45 मिनट। देखिए, यहाँ आपसे भारतीय प्रतिमान नहीं पूछ रहा है। भारतीय प्रतिमान होता है कुल 36 मिनट का। यहाँ आपसे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का समय पूछ रहा है, क्योंकि देखिए भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का होता है भारतीय प्रतिमान, इसमें 36 भी नहीं दिया है। और शिक्षण जो है भारतीय प्रतिमान में 6 मिनट का होता है, तो दोनों ऑप्शन में नहीं है, अर्थात यह पूछ रहा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का समय। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में कुल 5 चरण आते हैं। पहला आता है शिक्षण। देखिए, आप लोग नोट करेंगे क्योंकि यहाँ मैं लिख नहीं सकता, जगह थोड़ा कम है। तो देखिए, पहला आता है शिक्षण, दूसरा आता है प्रतिपुष्टि, तीसरा आता है पुनर्योजना, चौथा आता है पुनर्शिक्षण और लास्ट में आता है पुनः प्रतिपुष्टि। देखिए, भारतीय प्रतिमान की बात करें तो शिक्षण जो है 6 मिनट का होता है। दूसरे नंबर पर आती है प्रतिपुष्टि, वह भी 6 मिनट की। पुनर्योजना देखिए भारतीय प्रतिमान में होता है 12 मिनट का, पुनर्शिक्षण 6 मिनट का और लास्ट में पुनः प्रतिपुष्टि आती है, वह भी जो है 6 मिनट की। जबकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के समय की बात करें तो शिक्षण देखिए वहाँ 5 मिनट का, प्रतिपुष्टि 10 मिनट की, पुनर्योजना 15 मिनट, पुनर्शिक्षण 5 मिनट और लास्ट में आता है पुनः प्रतिपुष्टि, वह 10 मिनट की होती है। तो इसे आप टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 45 मिनट। अर्थात स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षण प्रतिमान का कुल समय है 45 मिनट। और भारतीय शिक्षण प्रतिमान का जो कुल समय है अभी हमने बताया वह 36 मिनट का। लेकिन यहाँ दोनों आपसे नहीं पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रस्तुतिकरण हेतु, अर्थात शिक्षण हेतु कितना समय निश्चित है। तो देखिए, भारतीय प्रतिमान में शिक्षण के लिए 6 मिनट और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण हेतु जो है 5 मिनट। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण हेतु कितना समय निश्चित रहता है? तो आपका उत्तर होगा 5 मिनट। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षण के लिए जो अवधि निश्चित है वह 5 मिनट है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ब्लॉक संसाधन केंद्र में समन्वयकों की संख्या कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि ब्लॉक संसाधन केंद्र में समन्वयकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। देखिए ब्लॉक संसाधन केंद्र में समन्वयकों की संख्या होती है 1। यदि आपसे सह समन्वयकों की संख्या पूछता तो उत्तर होता 2, लेकिन यहाँ आपसे समन्वयकों की संख्या पूछ रहा है तो समन्वयकों की संख्या होती है सिर्फ 1। चलिए देखिए एक समन्वयक और 2 सह समन्वयक होते हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र में। आपसे समन्वयकों की संख्या पूछ रहा था तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 समन्वयकों की संख्या होती है। जबकि सह समन्वयक पूछता तो आपका उत्तर 2 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिला शिक्षा समिति की स्थापना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है धारा नंबर 9 के अंतर्गत, बी में दिया है धारा नंबर 10 के अंतर्गत, सी विकल्प में दिया है धारा नंबर 11 के अंतर्गत और डी में दिया है धारा नंबर 12 के अंतर्गत। आपको बताना है कि जिला शिक्षा समिति की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हुआ है। चलिए जिला शिक्षा समिति की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा नंबर 10 के अंतर्गत हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग ध्यान देंगे, पूछ रहा है जिला शिक्षा समिति की स्थापना, ना कि ग्रामीण शिक्षा समिति की स्थापना, तो यहाँ उत्तर जो होगा आपका धारा नंबर 10 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। प्रत्येक बालक में अपने पूर्ण विकास की संभावना निहित होती है। चलिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक बालक में अपने पूर्ण विकास की संभावना निहित होती है जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष का विकास निहित होता है। यह परिभाषा जो है किसने दी है? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप लोग उत्तर करेंगे। परिभाषा को एक बार फिर से देखेंगे। प्रत्येक बालक में अपने पूर्ण विकास की संभावना निहित होती है जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष का जो है विकास निहित होता है। यह परिभाषा जो है किसकी है? जॉन डीवी की, मॉन्टेसरी की, फ्रोवेल की या फिर पेस्टोलॉजी की? देखिए यह महत्वपूर्ण परिभाषा है फ्रोवेल की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है? हरटोंग समिति, सैडलर आयोग, रैले आयोग या फिर हंटर कमीशन? देखिए हरटोंग समिति आई 1929 में, जबकि सैडलर आयोग बना 1917 से 1919 के बीच और रैले आयोग बना 1902 में, जबकि हंटर कमीशन आया 1882 में। भारतीय शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा हंटर कमीशन या हंटर आयोग। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। आप सभी लोग एक बार क्लास को भी शेयर कर दें अपने मित्रों में, और जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। शिक्षा मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। शिक्षा की यह परिभाषा जो है किसने दी है? प्लेटो ने, रूसो ने, सिगमंड फ्रायड ने या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए शिक्षा मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। शिक्षा की यह परिभाषा दी है प्लेटो ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इन्हें आप अपने नोट्स में जरूर नोट्स करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के प्रति आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए, या एक शिक्षक का नज़रिया जो है कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, बी में दिया है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, सी विकल्प में दिया है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए उसकी सहायता करनी चाहिए, और डी विकल्प में दिया है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। देखिए कक्षा 5 का छात्र है जिसे जो है कम दिखाई देता है,
आपका दृष्टिकोण जो है उसके प्रति कैसा होना चाहिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए उसकी सहायता करनी चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर जो है निगेटिव प्रभाव न पड़े। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया है श्रव्य साधन के अंतर्गत, बी में दिया है दृश्य साधन के अंतर्गत, सी विकल्प में दिया है दृश्य श्रव्य दोनों के अंतर्गत, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, श्यामपट्ट को आप दृश्य साधन के अंतर्गत रख सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसे आप सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। निम्न में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, बी में दिया है प्रश्नों को हल करना, सी विकल्प में दिया है प्रश्न पूछना, और डी में दिया है उपरोक्त सभी। देखिए, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी जो है शिक्षण कुशलता से संबंधित है, इसलिए आपका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप किस प्रकार की सलाह देंगे? ऑप्शन ए में दिया है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, बी में दिया है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सी में दिया है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और डी में दिया है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप जो है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करेंगे। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए में दिया है टीपी नन ने, बी में दिया है स्पेंसर ने, सी में दिया है फ्रोबेल ने, और डी में दिया है मॉन्टेसरी ने। देखिए, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया फ्रोबेल ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किंडरगार्टन का जो मतलब होता है वह होता है बच्चों का बगीचा। पूछ रहा था किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन जो है किसने किया, तो आपका उत्तर होगा फ्रोबेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बी में दिया है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी में दिया है बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, और डी में दिया है बचपन वृद्ध एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो देखिए, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्ध एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में कौन सा चरण जो है उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए में दिया है अन्वेषण, बी में दिया है सामान्यीकरण, सी में दिया है तैयारी, और डी में दिया है प्रस्तुतिकरण। चलिए, यह प्रश्न पहले भी कराया जा चुका है। आप लोग उत्तर करेंगे कि स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में कौन सा चरण जो है उभयनिष्ठ है। देखिए, स्मृति स्तर को दिया है हार्बर्ट ने और बोध स्तर दिया है मॉरिसन ने। देखिए, स्मृति स्तर में कुल 5 चरण आते हैं और बोध स्तर में भी 5 चरण आता है। पहले स्मृति स्तर को आप लोग देख लें। स्मृति स्तर में पहले नंबर पर आता है प्रस्तावना, दूसरे नंबर पर प्रस्तुतिकरण, तीसरे नंबर पर तुलना, चौथे नंबर पर सामान्यीकरण और पाँचवें नंबर पर अनुप्रयोग। बोध स्तर की बात करें तो पहले नंबर पर आता है खोज या अन्वेषण, दूसरे नंबर पर प्रस्तुतिकरण, तीसरे नंबर पर समावेशन, चौथे नंबर पर संगठन और पाँचवें नंबर पर अभिव्यक्तिकरण। तो देखिए, स्मृति और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में कौन सा चरण उभयनिष्ठ है, तो आपका उत्तर होगा प्रस्तुतिकरण। दोनों में ही यह दूसरे नंबर पर आता है। स्मृति स्तर में भी यह दूसरे नंबर पर है और बोध स्तर में भी यह दूसरे नंबर पर आता है। चलिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। और देखिए, जो मित्र नए जुड़े हैं चैनल पर, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग जो है क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए, क्लास में
लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ।